बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला आगे बढ़ चुका था, एक बार फिर दोबारा वो मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का जो मुतालिबा है, वो इस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। उसके साथ-साथ आज हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं, हसन नसरुल्लाह की जानिब से भी आज एक बार फिर जो कार्रवाइयाँ हैं, उनको मज़ीद तेज़ करने और जदीद हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से उनका आज एक बयान सामने आ चुका है। और साथ-साथ हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। इसकी भी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान यरग़मलियों की रिहाई के हवाले से बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका था और बहुत सी चीज़ें तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी थी और ये सब जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये कतर के ताउन से ये मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा चुका था। लेकिन इसराइल जो है, वो अपनी बर्बरियत, ज़ुल्म और सितम और जंगी उसूलों की पामाली और मासूम बच्चों को बमबारी के ज़रिए शहीद करने का जो सिलसिला है, वो उन्होंने नहीं रोका और एक बार फिर उन्होंने जहाँ मासूम लोग बसते हैं और बिलख़ुसूस अभी दोबारा उन्होंने जो हॉस्पिटल्स थे, उनको निशाना बनाने का सिलसिला शुरू वो कर चुके थे और बिलख़ुसूस अल-शफ़ा हॉस्पिटल को तबाह करने के लिए अल-शफ़ा हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द उन्होंने जब बमबारी शुरू की, तो उसके बाद जो है हमास की जानिब से बाकायदा ये फ़ैसला किया जा चुका है कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा चुके थे, वो एक बार फिर दोबारा उन मुज़ाकरात को रोकने और मुअत्तल करने का बाकायदा आज हमास की जानिब से ऐलान किया जा चुका है। और कल भी जो अल-शफ़ा हॉस्पिटल में जो उन्होंने बमबारी की थी, उस दौरान बाकायदा साइड में उसके अल-शफ़ा हॉस्पिटल के बिल्कुल ही अतराफ में ही बमबारी की जा चुकी थी और उनको घेरे में लेने के बाद जो है अल-शफ़ा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का एक पैगाम जो है वो सामने आ चुका था। उन्होंने बड़े आपदीदा होते हुए उन्होंने वो एक दर्दनाक किस्म का अपना पैगाम जो है वो जारी किया था। उसने कहा था कि हम मौत के बिल्कुल ही बहुत ही करीबी हैं और चंद घंटों के बाद हमारी जान भी जा सकती है। क्योंकि इसराइल की जानिब से इस वक़्त अंधाधुंध किस्म की इस वक़्त बमबारी जो है, वो गज़ा के अंदर की जा रही है और पूरे गज़ा को एक खंडरात में उन्होंने तब्दील करके रखा है। तो यूँ ये अल-शफ़ा हॉस्पिटल में इन्होंने इसके अतराफ में जब बमबारी के सिलसिले को आगे बढ़ाया, तो उसके बाद हमास की जानिब से ये दोबारा मुज़ाकरात जो है, वो मुअत्तल किए जा चुके हैं। और वहीं दूसरी जानिब पे गज़ा के हॉस्पिटल में इसराइली बमबारी रोकने के लिए एहतजाज जो कर चुके थे, उसमें बरतानवी एक डॉक्टर ने बाकायदा जो अल-शफ़ा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का पैगाम पढ़कर वो भी आपदीदा हो चुकी थी और बाकायदा तमाम डॉक्टरों की जानिब से भी पूरी दुनिया में अल-शफ़ा हॉस्पिटल के एरिया में बमबारी करने पर इसराइल के, उस पर बाकायदा एहतजाजी मुज़ाहरे भी हो चुके हैं। यूँ हमास की जानिब से ये मुज़ाकरात के सिलसिले को रोका जा चुका है और उसके साथ-साथ आप लोगों को बताते चलें कि इस वक़्त बाकायदा जो हमास की जो मुजाहिदीन हैं, उनकी कार्रवाइयों का सिलसिला थमा नहीं है, उनकी जानिब से भी बाकायदा कार्रवाइयाँ तेज़ की जा चुकी हैं। आज मकबूज़ा फ़लस्तीन की इस मुज़ाहमती तंज़ीम अल-हमास से के जो अस्करी विंग है, अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने ये कहा है कि 48 घंटों में इसराइली फ़ौज के 25 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं, वो मुकम्मल तबाह की हैं। दुश्मन को 1 दिन या 1 घंटा भी सुकून में हम रहना नहीं देंगे। दुश्मन अपनी जायरत की कीमत जो है, वो चुकाएगा। उन्होंने अपने इस ऑडियो पैगाम के ज़रिए उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि गज़ा में 160 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया जा चुका है और गुज़िश्ता 48 घंटों में इसराइली फ़ौज की 25 से ज़ायद गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का भी उन्होंने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज से लड़ाई जो है, वो बराबरी की तो नहीं है, लेकिन हमास के साथ इसराइल की इस लड़ाई में पूरी दुनिया में मशहूर और ताकतवर समझी जाने वाली फ़ौज जो है, वो एक्सपोज़ हो चुकी है और वो परेशान हाल और उनका खौफ जो है, वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जो ज़मीनी जो झड़पें हैं, उसमें भी तेज़ी आ चुकी है और जो ज़मीन के नीचे जो है कार्रवाइयाँ, वो भी की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि इस वक़्त हमारे जंगजू हैं, ज़मीन पर और मलबे के नीचे से हमले करके दुश्मन को सरप्राइज़ेज़ दे रहे हैं। हमारे जंगजू दुश्मन के टैंकों और
बिल्डोज़रों को तबाह कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने सिर्फ़ एक ही मकसद हासिल किया है कि वो आम शहरी और मासूम बच्चों को वो बेदर्दी के साथ शहीद कर रहा है बमबारी करके। लेकिन हमारी फ़ौज के साथ यानी हमारे मुजाहिदीन के साथ लड़ने की हिम्मत इस वक़्त इसराइल के पास नहीं है। ये बाकायदा आज उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ज़मीनी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ चुका था इसराइल की जानिब से, उसमें हमास के मुजाहिदीन ने बाकायदा सुरंगों के ज़रिए और जो टनल्स बनाए जा चुके हैं उनके ज़रिए इसराइल को पसपा करके रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो टनल्स बनाए जा चुके हैं और सुरंगें जो बनाई गई हैं, वो तवील सुरंगें हैं और उसमें किसी सूरत इसराइल को अ, इसमें जीत नसीब नहीं हो सकती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आप एक तो किसी और की सरज़मीन में जाकर जंग लड़ रहे हैं और वहीं साथ-साथ आप उन मासूम लोगों को तो शहीद कर सकते हैं बमबारी करके, लेकिन जो कई किलोमीटर्स पर मुश्तमिल जो सुरंगें बनाई जा चुकी है हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, उसमें आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जदीद किस्म की सुरंगें बनाई गई हैं, जहाँ हॉस्पिटल से लेकर दीगर सहूलियात और कई दिनों के लिए खाना जो है बाकायदा स्टोर किया जाता है। तो उनके लिए तमाम वो सहूलियात उन सुरंगों में ही मौजूद है, तो उनको शिकस्त देना किसी सूरत इनको नसीब नहीं हो सकता है। तो आज एक बार फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला रुकने के बाद जो है हमलों में तेज़ी लाई जा चुकी है और हमास के मुजाहिदीन भी बड़े हौसले के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इसराइल जो है वो अपनी बमबारी के ज़रिए और बिलख़ुसूस जो गज़ा के अंदर मासूम लोगों की जो जो जगह हैं जहाँ हॉस्पिटल है और जो तिबी सहूलियात पहुँचाने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको निशाना उनकी जानिब से बनाया जा रहा है। आज एक बार फिर लबनान की मुसामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से भी एक बयान वाज़ेह सामने आ चुका है। वो अपनी कौम से एक बार फिर दोबारा इस जंग 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले इसराइली इन हमलों के दौरान ये दूसरी बार हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह जो हैं वो अब ख़िताब कर रहे हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने ख़िताब में ये दो टोक अंदाज़ में वाज़ेह कर चुके हैं कि दुश्मन यानी इसराइल के ख़िलाफ़ उनका महास फ़हाल ही रहेगा। यानी जो हमलों का जो सिलसिला है, जो कार्रवाइयों का सिलसिला है, उसमें कोई कमी नहीं लाएँगे, बल्कि उन कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाने के हवाले से भी हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने आज वाज़ेह कहा है। उन्होंने कहा कि गज़ा पर इसराइली जायरत के आगाज़ के बाद अपने दूसरे आज ख़िताब में उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हालिया दिनों में उनके मुसल्लह ग्रुप ने नई अक़साम के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इसराइली आदाब को निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ख़िताब में ये भी कहा है कि ऑपरेशन की तादाद और फिर हुजूम और अहदाफ की तादाद में इज़ाफ़ा हो चुका है। इसके साथ-साथ हथियारों के अक़साम में भी इज़ाफ़ा किया जा चुका है। उनका मज़ीद ये कहना था कि हिज़्बुल्लाह ने बाकायदा मुख्तलिफ़ मिज़ाइल भी इस्तेमाल कर चुके हैं और जिसका वज़न जो था वो 300 से 500 किलोग्राम से ज़ायद बताया जा रहा है और हिज़्बुल्लाह अपनी पहली बार हथियारों से लैस ड्रोन्स का भी बाकायदा इस्तेमाल कर चुका है। और इससे कबल अपने ख़िताब में हसन नसरुल्लाह ने यह इम्कान ज़ाहिर किया था कि लबनान में इसराइल के साथ जारी झड़पें एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती हैं। ये बाकायदा पहले भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से बताया जा चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि इससे पहले भी अमेरिका और बिलख़ुसूस व्हाइट हाउस से जो पैगाम जारी हो चुका था, उसमें ये वाज़ेह किया जा चुका था कि ईरान और उनके जो जंगजू ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ़, जिसमें हिज़्बुल्लाह है, हमास है, बिलख़ुसूस वो इस पे बता रहे थे कि हिज़्बुल्लाह का बता रहे थे कि इनकी जानिब से जंग में शिद्दत वो नहीं चाहते हैं, ना तो ईरान चाहता है, ना तो उनके जंगजू ग्रुप्स चाहते हैं, बल्कि वो इस जंग को ज़्यादा तूल देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर जंग मुसरत करने की सूरत में ईरान की जानिब से सख्त रद्दमल आने के बारे में भी द राइटर्स ने अपने एक मज़मून में बाकायदा ये लिखा था कि ईरान के सदर ने जो ख़िताब किया था, उस ख़िताब में यकीनन उसने धमकी या फिर हमले के हवाले से तो कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन वो इतने पुरएतमाद के साथ वो तकरीर कर रहे थे कि ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो जंग मुसलत होने की सूरत में उस पर ज़बरदस्त तरीके से वो रद्दमल भी दे सकते हैं। और उसके अलावा इस वक़्त पूरी दुनिया में बिलख़ुसूस इसराइल की इन कार्रवाइयों की वजह से और बेदर्दी के साथ मासूम लोगों को शहीद करने की वजह से बाकायदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ़्तारी के भी बाकायदा इस वक़्त मुतालिबात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और जनूबी अफ़्रीका के वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा में वहशियाना कार्रवाइयों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ़्तारी का बाकायदा मुतालिबा वो कर चुके हैं और आज एक अखबार में एक मज़मून सामने आ चुका था। उसमें अफ़्रीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि हमें तवक्को है कि बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी आईसीसी की जानिब से
اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نتن یاہو کی گرفتاری کا وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ہم آئی سی سی کے پروسیکیوٹر سے تحقیقات میں تیزی لانے کے حوالے سے، تحقیقات کو بڑھانے کے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات کو بڑھایا جائے، تیز کیا جائے، اور جو معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا جا چکا ہے اس پر نتن یاہو کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی سی سی کے دائرۂ اختیار میں موجود 4 سے 3 خلاف ورزیوں یعنی جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل عام کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ اسرائیل نے اس پورے جنگ میں غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے انہوں نے تمام جنگی اصولوں کی پامالی کے ساتھ جو ہے اندھادھند طریقے سے انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ حماس کے مجاہدین کو تو وہ مارنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اس طریقے سے، لیکن عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ذمہ داران کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ ارکان کے خلاف کارروائی کے وارنٹ جاری ہونے چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جنوبی افریقہ ان چند ممالک میں سے ہے جس نے اس جنگ کے دوران جو ہیں جب سے حملے تیز ہو چکے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو بلانے والے جو ملک ہے ان میں سے ایک ہے، اور ان کی جانب سے غزہ کے اندر جو اسرائیلی بمباری ہو چکی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا چکی ہے۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ سعودی عرب، قطر یا مصر جیسے ممالک سے تو یہ ملک جو ہے جنوبی افریقہ تعریف کے مستحق ہیں، جو کم سے کم جو ہیں وہ مذمت بھی کر رہے ہیں، اور آج نتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، اور وہ رد عمل بھی سخت دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا کل بھی او آئی سی کے اجلاس میں، اور بالخصوص جو عرب لیگ کا جو اجلاس تھا، او آئی سی کا مشترکہ اجلاس تھا، اس میں ایران کی جانب سے تو سخت رد عمل کے ساتھ جو ہیں دو ٹوک موقف واضح کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تمام تر تعلقات ترک کیے جائیں، اور ان کو گیس اور تیل کی فراہمی روکی جائے، اور ان سے مطالبات میں شدت لایا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں سعودی عرب اور قطر کی جانب سے اور مصر کی جانب سے بھی تعلقات کو منقطع کرنے اور سفارت خانوں سے اپنے تمام ٹیموں کو واپس لا کر تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے جو مطالبات تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جا چکے ہیں۔ تو کل بھی او آئی سی کا جو اجلاس تھا وہ جسٹ عرب لیگ کے جو لوگ ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، ان کے پریشر کی وجہ سے بلایا جا چکا تھا، لیکن خاطر خواہ اس کا کوئی فائدہ ہوتے ہوئے غزہ کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی غزہ کے اندر کئی معصوم بچے، خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار تمام مسلمانوں کی امداد کے منتظر ہیں، لیکن مسلمانوں کی جانب سے اس طریقے سے مدد ان کی نہیں کی جا رہی ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اور کل بھی ایک والد اپنے تقریباً 4 سے 5 پوتے پوتیوں اور بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ان کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان بچوں کی طرف مخاطب ہو کے کہ رسول خدا کے پاس جائے تو ضرور یہ شکایت کرنا کہ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یہ حالت ہے غزہ کے اندر۔ کم سے کم اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، تو کم از کم آپ اگر جانی ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اگر مالی امداد غزہ کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، یا پھر ان کے حق میں بات ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے بعد۔